अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। दंगल फिर लगता है कि शुरू होने वाला है और लग यूँ रहा है कि अब कुछ बसात जो है वो बिछाई जा रही है इलेक्शंस के लिए। हालाँकि अभी भी गैर यकीनी की जो कैफ़ियत है वो मौजूद है। लेकिन टिकट वग़ैरह आपको पता है कि अनाउंस किए जा रहे हैं। 233 के करीब जो हैं वो पीटीआई ने भी अपने एमएनएस के टिकट्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं। उसपे काफ़ी लय-दे हो रही है, किस तरीके से दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं। कई लोगों को ज़ाहिर है कि नहीं मिले हैं, वो भी परेशान हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी वावेला मचा हुआ है। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, आज उसके ऊपर फैसला आना चाहिए और मेरा ख़्याल है कि आएगा। और जो कल की तफ़सीलात आपने देखी होंगी, उसमें काफ़ी कंसर्निंग किस्म की वो हियरिंग हुई है। उसमें लोगों के काफ़ी जो हैं वो जज़्बात जो हैं वो ठेस भी उनको पहुँची है। किस तरीके से बातचीत चल रही थी, आपको पता ही है वहाँ पे थिएट्रिक्स भी चलती हैं हमारे कोर्ट्स में। तो इसका भी ज़रा तज़िया करते हैं और साथ-साथ जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब का जो इस्तीफ़ा है, वो मैंने सलमान भाई से पिछले प्रोग्राम में नहीं पूछ सका था क्योंकि उसके बाद हुआ ये। तो उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। एंड हियर कम्स जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। बहुत ठंड भी है आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी। हमारी तो -44 चल रहा है और आपकी भी लोड शेडिंग वहाँ पे गैस-वैस की भी चल रही है। इसके बावजूद आप माशाल्लाह सुबह-सुबह तैयार होके आ जाते हैं। मैं इसलिए आपके ऊपर बड़ा खुश हूँ कि आप माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी है कि आप अच्छे-अच्छे कामों के लिए जल्दी-जल्दी तैयार होके आ जाते हैं। तो अच्छा, अब टू स्टार्ट विथ मेरा ख्याल है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का ज़रा मामला थोड़ा-सा पहले तय कर लें कि ये अचानक क्या हुआ है कि जस्टिस नकवी के बाद फ़ौरन ही उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। क्या हालात कुछ इतने ज़्यादा मखदूश हो चुके हुए हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने गिव अप किया और गिव इन किया? देखिए, इस अगर मामले को अगर आपने समझना है तो आपको जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर से शुरू होना होगा। और ठीक। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर से हमने देखा है कि जुडिशरी जो है वो बड़े वाज़े तौर पे 2-3 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम होती गई है। और कभी कोई ग्रुप और कभी कोई ग्रुप। और ये सिर्फ ग्रुप जो है जुडिशरी के अंदर के मामलात के हवाले से नहीं था, बल्कि बाहर के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो पॉलिटिकली इनको डिवाइड किया गया। और ये कहा गया कि फला जज जो है वो फला ग्रुप का है और फला पार्टी का है। अब वो पार्टी उसमें प्रो पीटीआई भी आ गई, प्रो पीएमएलएन भी आ गए, प्रो पीपल्स पार्टी भी आ गए, प्रो एस्टैब्लिशमेंट भी हो गए। यानी उन पे कई तरह के इल्जामात लगते रहे हैं। अब ये ग्रुपिंग चलते चलते फिर बंदयाल साहब का दौर आता है तो उस वक्त और ज्यादा वाजे हो जाती है। उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता था, आपको याद होगा मरियम कहती थी बेंच फिक्सिंग होती है, बेंच अपनी मर्जी के बनाए जाते हैं। वो भी हमने बड़े वाजे तौर पे देखा था। और हमने देखा था कि जुडिशरी 2 हिस्सों में तकसीम होके बाकायदा जर्नलिस्टों के अंदर भी डिवाइड हो गई थी। जो हमारे यहाँ बीट रिपोर्टर होते हैं, कोर्ट रिपोर्टर, उनके अंदर भी ये डिवीजन हमने बड़े वाजे तौर पे देखी। और वो एक धड़े के साथ होते थे और दूसरे धड़े को लताड़ते थे। उनको प्रो एस्टैब्लिशमेंट के ताने भी मिलते थे या प्रो पीटीआई के ताने भी मिलते थे। या ये कहा जाता था कि ये अदलिया जो है ये एक लाडले के साथ यानी इमरान खान के साथ खड़ी है। ये सारे बैकग्राउंड के अंदर मामलात हैं। तो उस वक्त जिस वक्त जस्टिस बंदयाल गए और जस्टिस फाइज ईसा आए तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद ये अब डिवीजन खत्म हो जाएगी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये डिवीजन खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। फिर आपने देखा कि जैसे जैसे मामलात आगे बढ़े तो वो जो बेंच फिक्सिंग का इल्जाम उन पे लगता था, यहाँ पर भी बेंच फिक्सिंग होनी शुरू हो गई और अपनी मर्जी के जजेस बनाने शुरू कर दिए गए। आपको याद है जो कहा गया था कि 3 रुकनी कमेटी होगी, सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर वो करेगी, लेकिन उस पर जस्टिस एजाजुल हसन का मौकफ आया कि जी मुझे तो नजरअंदाज किया गया है, मुझे बताए बगैर ये चीजें की जा रही हैं। तो एक इख्तलाफ था। अच्छा, फिर उसके बाद जजेस को इस तरह से पेश किया जा रहा था कि जैसे जजेस जो है वो कोई एक धड़ा जो है वो करप्शन का और अकरबा परवरी का मुर्तकब हो रहा है और वो उनकी जो है करप्शन के मामलात हैं। उस पे फिर मुज़ाहिर अली नकवी साहब का मामला आया, एजाजुल हसन साहब का मामला आया और बड़े जजेस के नाम लिए गए और ये कहा गया कि जजेस जो है ये ना सिर्फ प्रो एस्टैब्लिशमेंट है बल्कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट की जो साजिशें हैं उसका भी हिस्सा रहे हैं। तो ये सारा एक बैकग्राउंड था। अब फाइज ईसा साहब आए तो आपने देखा कि उन्होंने भी जिस अंदाज से जुडिशरी को चलाने की कोशिश की है उसके अंदर हीरोइज्म बहुत है और वो सुनते कम है, बोलते वो भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, वो चीजें भी नजर आ रही थी तो मुज़ाहिर अली नकवी साहब के कुछ रिजर्वेशन थी जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनके खिलाफ केस चल रहा था। उसके ऊपर उनको कोई कामयाबी नहीं मिली बल्कि पसपाई का इख्तियार सामना करना पड़ा। फाइनली उन्होंने रिजाइन किया। अच्छा, एजाजुल हसन साहब तो अगले चीफ जस्टिस थे ना, लेकिन उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने भी सिचुएशन को देखा है और जो इब्तदाई गुफ्तगू उन्होंने की है कि उन्होंने कहा कि इन हालात में मेरे लिए काम करना मुश्किल है।
और मैं काम नहीं करूंगा, तो वो भी रिजाइन दे के चले गए। और अब उसके ऊपर जो है मीडिया के अंदर एक पूरी बैशिंग हो रही है कि ये 2 जजेस जैसे करप्शन के मुर्तकिब हुए थे और उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की है, और अब ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, वो भी एक पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो चल रहा है। अच्छा, लेट्स सी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या करती है इनके बारे में, मज़ाहिर अली नकवी साहब के तो बारे में। आपकी क्या राय है कि उनको फाइट नहीं करना चाहिए था? नहीं, असूली तौर पे तो मैदान में रहना चाहिए था। मैं तो इस बात का हामी हूं कि अगर उन्होंने कोई इस तरह की कोई चीज नहीं की है तो उनको फाइट करना चाहिए था। ये इस तरह से विड्रॉल करके जो है ना, मुझे नहीं मालूम कि उनको कितना फायदा हुआ है बल्कि उन्होंने शायद उस नैरेटिव को फायदा पहुंचाया है जो उनके खिलाफ चल रहा था। मेरा वैसे ख्याल ये। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये मामला महज यहां तक महदूद नहीं था जहां तक हमें भी दिखाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इसका एक और बड़ा पर्सपेक्टिव ये है कि जिस तरह से जुडिशरी में तकसीम हुई है, ये उस तकसीम की भी रिफ्लेक्शन है बड़े वाज़ेह तौर पे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में शायद कुछ और जजेस जो हैं, जो अपना सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं और हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, वो रिजाइन करेंगे। अच्छा, अब मुझे नहीं मालूम, ये खबरें हमने पढ़ी हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फिर ये क्राइसिस बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर एक किस्म का ये चीफ जस्टिस पे भी अदम एतमाद होगा, और चीफ जस्टिस साहब भी इस वक्त परेशान है, वो कोई खुश नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनकी सरबराही के अंदर जो है इस तरह का इंटरनल क्राइसिस बढ़ जाए जो उनके लिए भी मसाइल पैदा करे, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा करे। तो अब देखना यह है कि अगर ये कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में और बाकी लोगों के बारे में, तो शायद उसका एक रिएक्शन फिर अंदर से आएगा, ये चीज आएगी। लेकिन देखिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जुडिशरी एक वाहिद होप होती है, जब लोगों को लगता है कि कहीं से कोई बात नहीं बन रही तो वो जुडिशरी के पास जाते हैं। लेकिन जुडिशरी इस वक्त 2 क्राइसिस का शिकार है, एक इंटरनल क्राइसिस का शिकार हो गई है और एक एक्सटर्नल क्राइसिस का शिकार हो गई है, और दोनों सतह पे ये इदारा जो है वो वीक हुआ है, ताकतवर नहीं पकड़ा। आपने देखा कि जजेस ने अपनी बेबसी का इजहार भी किया है। अच्छा, कुछ लोग इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि ये जो अपना मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में फैसला आया था इजाजुल हसन की सरबराही में बेंच का, कि जी उसका भी दबाव था उनके ऊपर बहुत सारा, जो उनका एक रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसी तरीके से जस्टिस औरंगजेब जो है, गुल औरंगजेब जो है, उन्होंने कहा था कि जी अगर आपने जमानते हमसे लेने आ जाते हैं, आप जाके माफिया मांग लें, वहां पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, मसले हल हो जाएंगे। आपको इससे पूरे खेल से जुडिशरी के ऊपर भी जो दबाव है ना, उसकी भी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। सो लेट्स सी कि देखते हैं ये चीजें कहां लेके चलती हैं, लेकिन ये कोई अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान की स्टेट क्राफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में और जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। अच्छा, जुडिशरी की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, और वो ये है कि ये जो बल्ले वाली हेयरिंग हो रही है, एक तो ये है कि ये बड़ा अच्छा हो रहा है कि सारी दुनिया लाइव देख रही होती है कि क्या क्या तमाशा हमारे मुख्तलिफ कोर्ट्स में हो रहा होता है, और ये बड़ा अच्छा है कि हमें पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। एक चीज़ मुझे ज़रा बताएं कि जिस तरीके से अभी तक ये हेयरिंग हुई है और जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस वहाँ पे उठाए गए हैं मुख्तलिफ लोगों के हवाले से, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि बल्ला आज पीटीआई को मिलेगा या विड्रॉ कर लिया जाएगा? देखिए, एक एतराफ तो करना पड़ेगा कि पीटीआई की अपनी पार्टी के बेशुमार मसाइल हैं, और जिस अंदाज से इलेक्शन को कंडक्ट होना चाहिए था उसमें बिला वजह की एम्बिग्युइटी और डिलेइंग की गई पीटीआई की जानिब से, और उसकी वजह से एक मसाइल जो है उन्होंने खुद अपने आप को इनवाइट किया है इस सारे खेल में। और ये जो बहुत दूर जाकर पेशावर के गांव में जाकर इलेक्शन करवाने का जो अमल लगता है, जो खौफ उनके ऊपर था बिला वजह का उन्होंने ऊपर चढ़ा लिया, उसकी फिर एक रिफ्लेक्शन तो उनके पास आई है कि वो एक जरा कमजोर विकेट के ऊपर खड़े हैं इंटर पार्टी इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में ये डिबेट ओपन हुई है कि पार्टियों के इलेक्शन कैसे होते हैं। अब इससे भी अच्छी बात यह है कि ये बात सिर्फ पीटीआई तक महदूद ना रहे, बाकी भी सियासी जमातों के अंदर ये सारी बहस होनी चाहिए और उसकी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। वैसे तो हमें सीखना चाहिए जमात इस्लामी के, जी जमात इस्लामी के इंटरनल इंतखाबात से। अगर किसी ने कुछ सिस्टम समझना तो वो जमात इस्लामी का सिस्टम है कि जहां इंतखाबात जो है वो बाकायदगी से और शफाफियत के साथ होते हैं। लेकिन देखिए मसला क्या है, यहाँ मसला जो है वो कानूनी नुक्ता नहीं है कि इंतखाबात दुरुस्त हुए हैं इंट्रा पार्टी या नहीं हुए। यहाँ मसला तो ये था कि आपने एक पार्टी को लगाम डालनी है, उसको दीवार से लगाना है, उसके हाथ पैर बांधने हैं। उसमें जब एक वैक्यूम क्रिएट किया पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, तो उसका फायदा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उठाने की कोशिश की है। और माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बनकर इस पूरे खेल के अंदर जो है वो शामिल हो गया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और आप देखिए
कि उसके अंदर भी कई लकूनाज हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर भी। उन्होंने नोटिस नहीं दिया था, नोटिस से पहले बैठ के ये सारा कुछ ऐलान कर दिया। और ये कि सुप्रीम कोर्ट का अपना इलेक्शन कमीशन का ये दायरा कार है या नहीं है। अली जफर तो इस बुनियादी मौकफ के ऊपर खड़े हुए ना कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा कार ही नहीं है, इस जुरिडिक्शन ही नहीं है कि इलेक्शन हुए ठीक या नहीं हुए, इनका डोमेन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अब जो कल की हमने प्रोसीडिंग देखी है, यकीनी तौर पर उसमें टफ टाइम दिया है चीफ जस्टिस साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब को एक बात का पता है, या तो उन्होंने यहां से एक ऐसा फैसला देना है जो इस परसेप्शन को बिल्ड करेगा कि पीटीआई को एक साजिश के तहत इंतखाबी प्रोसेस से आउट किया गया है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आउट किया गया है, और इसमें फिर सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है बशमूल जुडिशरी के। एक परसेप्शन ये बनेगा। दूसरा परसेप्शन ये है कि नहीं, इनको फाइनली बल्ले का निशान देना है, क्योंकि हमने एक क्रेडिबल इलेक्शन तो बनाना है किसी ना किसी शक्ल में, और इलेक्शन को इतना मुतनाज़ा नहीं बनाना कि उसकी इलेक्शन को कोई कबूल ना करे। तो इनको इतना तंग करके दो, इतना तंग करके दो कि जरा इनके लिए परेशानियां ज्यादा पैदा हो जाए। लेकिन अब वो कितना भागेंगे? हाँ, अब वो आज ही आपको फैसला करना है ना, जो भी करना है। तो अब मैं तो अभी भी ऑप्टिमिस्ट हूं इस बुनियाद के ऊपर कि इनको बल्ले का निशान अल्टीमेटली मिल जाएगा। मेरा अपना अभी भी एनालिसिस ये है कि ये मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हर चीज मुमकिन है, और अगर नहीं मिलता तो उसका प्लान बी भी सामने आ गया है, और प्लान बी है कि एक छोटी जमात के साथ कोलिशन बिल्ड करना पड़ेगा और उनके इंतखाबी निशान पर पीटीआई लड़ेगी। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है कि वो जो रिजर्व सीटें हैं वो जाया ना जाए। वो रिजर्व सीटें जो है वो फिर उस खाते के अंदर जो है वो पड़ेंगी। ये पीटीआई का प्लान बी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जाएंगे। प्लान ए यही है कि वो समझते हैं कि उनको बल्ले का निशान मिल जाएगा। तो अब ये गेंद सुप्रीम कोर्ट में है, चीफ जस्टिस की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर है। और मैं बहुत से लोगों से पूछ रहा हूँ, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये चीफ जस्टिस का भी इम्तिहान है कि पता चलेगा कि वो किस साइड के ऊपर खड़े हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट से मिलता है तो शायद इलेक्शन ना हो, और अगर इलेक्शन बल्ले का निशान नहीं मिलता तो शायद हम इलेक्शन की तरफ जा सके। यानी कल रात भी मेरी 3-4 बड़े बासर लोगों से गुफ्तगू हुई है, उनका भी अभी भी क्वेश्चन मार्क है अबाउट इलेक्शन कि वो होंगे या नहीं होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद के ऊपर नताइज को अखज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो ये जो बासर लोग हैं इस तरह में, इनमें से एक बासर शख्सियत जो है वो आपको पता है हमारे रस्तुए आजम जो है जनाब एहसन इकबाल साहब, उन्होंने ये फरमाया कि जनाब ये अगर इलेक्शन हो गए और पीटीआई जीत गई तो फिर खाना जंगी तो शोर है, खाना जंगी तो नहीं, देखिए वो सिर्फ एहसन इकबाल साहब ने नहीं फरमाया, बल्कि पूरे मुस्लिम लीग नून का और मीडिया में बैठी हुई उनकी जो मुस्लिम लीग नून की ब्रिगेड है, ये उसका एक नैरेटिव है। या अंसार अब्बासी साहब ने, सुहेल बड़ाई साहब ने और बहुत से दोस्तों ने ये लिखा है कि अगर पीटीआई जीत गई तो आप याद रखिएगा एस्टैब्लिशमेंट को कहा गया और अदलिया को कहा गया कि वो आपसे बदला लेंगे, और वो ऐसा बदला लेंगे कि आपको याद आ जाएगा। इसलिए उनका जीतना जो है वो पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के इदारों के मफाद में नहीं है। ये नैरेटिव बार बार बिल्ड किया जा रहा है कि पीटीआई को किसी भी सूरत में स्पेस ना दें, क्योंकि इसको स्पेस देने का मतलब ये है कि आप अपने लिए खुद मसाइल पैदा करेंगे अपने इदारों के लिए। नहीं, लेकिन इसमें एक मुझे बताएं, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर इस तरह का आप फिजा बना रहे हैं और इस तरह की आप लोगों को एक मैसेजिंग कर रहे हैं, तो फिर जो भी इलेक्शन होगा वो कितना क्रेडिबल होगा, उसको कितनी एक्सेप्टेंस मिलेगी विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। देखिए, मैं तो पहले ही बता चुका हूं, ये इंतखाबात से पहले काफी हद तक मुतनाजा हो गए हैं। अभी इसमें कोई भी जीते, चाहे पीटीआई जीते, चाहे पीएमएलएन जीते, चाहे पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना ले, जो कोई भी करेगा, इस बनने वाली हुकूमत पे एक बड़ा बोझ जो है वो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का होगा। ये बात मेरी लिख लीजिएगा। और जो भी फरीक, और मुझे लगता है कि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो पीटीआई के हक में नहीं है, तो एक बड़ी बहस पाकिस्तान के अंदर इस इलेक्शन के बारे में होगी, जो आपने 2014 के अंदर भी देखी थी, 2013 के इंतखाबात के बारे में, ये उससे बड़ी बहस होगी, क्योंकि इसके एविडेंस, इसके शवाहिद जो है वो जरा मुख्तलिफ है 2013 के इंतखाबात के मुकाबले में। तो ये एक बोझ तो रहेगा। और ये मैं आपको बताऊं, 2 हवालों से याद रखिएगा, जो हुकूमत बनेगी, एक उसके ऊपर बोझ ये होगा कि वो बड़ी कमजोर हुकूमत होगी, कोलिशन बेस्ड हुकूमत होगी और चंद वोटों के ऊपर खड़ी होगी। उनको ब्लैकमेल करना और उनको रिमोट कंट्रोल से चलाना आसान होगा। दूसरा, उस हुकूमत के ऊपर एक बोझ ये भी होगा कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है,
बल्कि एक मखसूस अंदाज से उनको लाया गया है और मखसूस अंदाज से जो है उनको यहाँ पर इक़्तिदार तक पहुंचाया गया है, तो वो भी उनके ऊपर दबाव होगा क्योंकि उनके पास एक रियल मैंडेट नहीं होगा। तो ये दो बोझ के साथ जब वो हुकूमत करेगी तो आप देख लीजिए वो कितनी इंडिपेंडेंट, कितनी खुद मुख्तार, कितनी शफाफ और कितनी फैसला करने वाली हुकूमत होगी। ये मसाइल हम बैगेज जो है ना साथ लेकर जा रहे हैं, इस इलेक्शन का भी और अगले आने वाली हुकूमत के ऊपर ये बोझ जो है वो पड़ेगा, चाहे वो किसी की भी हुकूमत। ठीक है। अच्छा, एक ये जो टिकट्स वाला मामला हुआ है सलमान भाई, इसको जरा मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि ये जो जिस तरीके से टिकट्स अनाउंस हुए हैं और उसके ऊपर एकदम रिएक्शन आया है पीटीआई के अंदर से, और लोगों ने कहा जी कि ये किस किस को आपने टिकट्स दे दिए, सारे वकला को आपने टिकट्स दे दिए हैं और इस तरह नहीं होना चाहिए था। वैसे पर्सनली एक एक टिकट के ऊपर तो मुझे भी बड़ी शदीद किस्म की हैरानी हुई है, और वो आपके दोस्त, हमारे दोस्त जो हैं इम्तियाज आलम साहब हैं, और इम्तियाज आलम साहब जो हैं आपको मालूम है कि हमारा तो बड़ा उनके साथ पुराना, मेरे साथ वो कलीग भी रहे हुए हैं। तो मैं हैरान था, मैं बल्कि पीटीआई पे हैरानी जितना मैं इम्तियाज आलम साहब पे हैरान हूं कि उन्होंने कैसे पीटीआई का टिकट ले लिया। उनका तो ताल्लुक ही कुछ नहीं है पीटीआई के साथ, ना उस फिलॉसफी के साथ। वो तो हमेशा आपको पता है कि वो एक लिबरल माइंडेड और बहुत ही दूसरी टाइप के किस्म के आदमी है, तो उन्होंने कैसे टिकट मिल गया? तो ये इसके ऊपर ओवरऑल जरा मुझे बताएं कि ये हुआ क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई की पूरी मरकजी लीडरशिप जेल के अंदर है, या वो पार्टी छोड़ चुकी है या वो रुपोश हो चुकी है, यानी वो इकट्ठे बैठने की पोजीशन में ही नहीं है। एक बात तो ये है, आपस में मशावरत करने की पोजीशन में भी नहीं है। एक बात, पार्टी इस वक्त जो है वो वकला के एक बड़े मुख्तलिफ ग्रुप है, उनके हाथों में है। उसमें मरवत साहब भी हैं, उसमें हामिद खान साहब भी हैं, उसमें शुएब शाहीन भी है, उसमें बैरिस्टर गोहर भी हैं, उसमें लतीफ खोसा भी है, और उसमें ये 5-6 लोग हैं ना जी जो बड़े मशहूर है। अच्छा, अब इनकी अपनी लॉबिंग है। अब आपने देखा मरवत साहब शुएब शाहीन पे इल्जामात लगा रहे हैं कि जी वहां जो टिकट मिला वो हामिद खान के कहने पे दिया गया है, हामिद खान ग्रुप के लोग हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। अच्छा, ये फितरी अमरता ये होना था, क्योंकि बजाहिर तो ये लग रहा था कि पीटीआई की बड़ी टॉप लीडरशिप जो है फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की, वो इलेक्शन से आउट हो जाएगी। लेकिन वो मैंने आपको कहा ना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनको रिलीफ मिल गया, तो इसलिए उनको टिकटें मिल गई हैं। लेकिन कई लोग जो है वो टिकट से नजरअंदाज हुए हैं। मैं बहुत हैरान हुआ हूं, सियालकोट से गुलाम अब्बास साहब जो साबिक पीपल्स पार्टी में और पीएसएफ में होते थे और बड़ी जोरदार आवाज थे, और उन्होंने बड़ा शानदार इलेक्शन लड़ा था पिछला वाला, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको टिकट नहीं मिला। अच्छा, इसी तरीके से जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा, जिन्होंने अगरचे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपने आप को 9 मई के वाकयात से ताल्लुक किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं ज्वाइन की तमाम तर दबाव के बावजूद, और फिर वो रुपोश हो गए, और लेकिन उन्होंने भी टिकट नहीं दी, उनको भी टिकट नहीं मिला। लेकिन उन दोनों ने अच्छा काम ये किया, कल रात ट्वीट कर दिया कि हम पार्टी फैसले का एहतराम करेंगे और हम पार्टी के साथ खड़े। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखिए कि बाज जेन्युइन लोग जो है उनको टिकटें अपने कारकुनों के हवाले से नहीं मिल सकी, जो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे इस पूरी मुजामती तहरीक के अंदर। तो हमेशा से ये होता है, देखिए टिकटों की तकसीम में अकरबा बरबरी बहुत होती है। ये मैं आपको बताऊं, अगर इमरान खान बाहर भी होते ना तो आपने 2013 का इंतखाब भी देखा, 2018 का। अब देखिए ना, जो कराची में सलमान भाई ये जो हलीम आदिल शेख साहब है, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को तीन टिकट भाइयों में तकसीम कर दी, तो ये तो काम गलत है ना। इस तरह इमरान खान का आपको याद होगा, देखिए ना 2013 के इंतखाब में परवेज खटक साहब ने अपनी पूरी फैमिली को टिकटें बांट दी थी। उस वक्त ये तय हुआ था कि फैमिली में टिकटें नहीं बटेंगी। तो अब मेरा मतलब ये है कि ये थोड़ा सा इमरान खान को भी इस बात को समझना होगा कि जब वो नॉन पॉलिटिकल लोगों के साथ इंटरवीन करते हैं और उसमें सियासी लोगों को वो नजरअंदाज करते हैं, तो उसकी रिफ्लेक्शन यही होगी जो हो रहा है। हालांकि इमरान खान वो फर्द थे जिन्होंने असूल तय किया था कि जो कौमी असम्बली का टिकट लेगा या सूबाई असम्बली का टिकट लेगा, उसकी किसी फैमिली की औरत को रिजर्व सीट पे टिकट नहीं मिलेगा। ये उन्होंने पहले तय किया हुआ था, लेकिन इसको बाईपास किया गया और अभी भी वो बाईपास हो रहा है। तो ये अब ये वकला के जो ग्रुप है ना, इनकी बाहमी चपकलिश भी बहुत है, और उसकी भी रिफ्लेक्शन पीटीआई के अंदर टिकटों की तकसीम के अंदर हम देख रहे हैं कि भी हामिद खान ग्रुप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, वो अपनी डोमिनेशन चाहता था। यहां एक और बड़ा मसला हुआ है, पीटीआई की कोई भी, उन्होंने वकला के अंदर भी इतनी ग्रुप बंदी कर दी कि ये पता नहीं चल रहा कौन किसको लीड कर रहा है। अगरचे बैरिस्टर गोहर साहब को पार्टी का चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन मामलात कहीं हामिद खान के पास हैं, कहीं शुएब शाहीन के पास हैं, कहीं मरवत साहब के पास है। इसी तरीके से मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, इसी तरह से मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, शेख रशीद के मुकाबले में टिकट जारी किया गया। देखिए बात यह है, मैं जाती तौर पे जानता हूं, शेख रशीद पे बड़ा दबाव था कि वो इमरान खान के खिलाफ बहुत सख्त गुफ्तगू करे और बुशरा बीबी के खिलाफ गुफ्तगू करे, लेकिन उसने वो गुफ्तगू नहीं की है और उसने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि वो ये काम नहीं करेगा।
और इस पूरे प्रोसेस में 4-5 साल में देखें, शेख रशीद जो है वो तमाम तर दबाव के बावजूद पीटीआई के साथ खड़े रहे। लेकिन अब उनके मुकाबले में ये जो बुगला टीमें थी ना जी, इन्होंने उनके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा इमरान खान तक पहुंचाया। लेकिन इमरान खान भी बाज मामलात में कान के बहुत कच्चे हैं। जो पहले पहुंच जाता है, एफआईआर कटवा देता है, वो उसकी बात मान लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शेख रशीद के साथ भी ज्यादती की गई है। और अगरचे अभी उन्होंने एक निशिस्त पे जो है ना से रिजाइन अपना कागज विड्रॉ किए, एक पे वो खड़े हुए हैं। अभी भी ये मौका है कि ये करेक्शन की जाए, गुलाम अब्बास की करेक्शन की जाए, खासतौर पे शेख रशीद की करेक्शन होनी चाहिए। और जो लोग जेन्युइन तरीके से इस वक्त प्रोसेस का हिस्सा है, उनको देखने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है। एक आध दिन अभी आपके पास खड़ा हुआ है तो अब, लेकिन मसला ये है कि ये लड़ाई जो है ना जी, ये चलेगी। और ये पीटीआई के लोगों को भी, मुझे एक और अच्छी खुशी ये हुई है, कल मैंने काफी ट्वीट्स देखे हैं लोगों के जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया, उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जनाब टिकट हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, हम पार्टी के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पुराने लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, और पार्टी के साथ पहले भी खड़े हुए थे, आज भी खड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग बरसात के तरीके से आते हैं, पैराशूट के जरिए आते हैं, जब आप उनको टिकट नहीं देते तो फिर वो एक मुजाहमत करते हैं, अब मसाइल पैदा करते हैं। तो ये पीटीआई का भी जो इंटरनल सिस्टम है ना जी, उसके अंदर काफी मसाइल हैं। इस बात को हमें इत्तेफाक करना होगा। ठीक है। अच्छा, जरा इसी तरह दूसरी साइड पे आ जाते हैं। जो नून लीग है उसमें भी काफी मसाइल चल रहे हैं। मसलन तलाल के बारे में सुन रहे हैं कि उसको सेनेटर बनाने का सोच रहे हैं कि उसको सेनेटर बना देंगे, उसके वालिद साहब को एमपी का टिकट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जितने लोटे थे उनको सबको अकोमोडेट किया जाएगा। तो इस लिहाज से तो फिर ये अपनी पॉलिसी को अलविदा कह रहे हैं ना, कि ये जो पहले कहते होते थे जी कि नहीं, लोटे जो है उनका काम जो है वो सिर्फ बाथरूम में होता है। देखिए, उन्होंने तो अपनी पॉलिसी को उस वक्त अलविदा कर दिया था नवाज शरीफ साहब ने, जब वो लंदन से चले थे और एक डील कर वो पाकिस्तान आए हैं। और इस डील के बाद कुछ जबरी शादियां उनके ऊपर मुसल्लत की गई हैं। एक शादी आईपीपी के साथ मुसल्लत की गई है जो उन्होंने की है। अब उनकी टिकट पे अलीम खान भी, ओन चौधरी भी, जहांगीर तरीन भी अभी उनके अंदर भी फटे हैं। यानी जहांगीर तरीन लोधरा की सीट छोड़ना नहीं चाहते। उनको कहा जा रहा है कि आप मुल्तान तक रहें, लेकिन अगर लोधरा में उनको सीट देनी है तो वो कांजू बरादरान और वो जो सिद्दीक बलोच है वो कहते हैं कि हम आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरीके से आपने देखा दानियाल आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो रजब अली बलोच साहब है, उनकी अहलिया आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। अच्छा, आपको याद होगा वो जो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला और गवर्नर थे मेहताब साहब, उन्होंने कहा था इस बार टिकटों की तकसीम का भी बहुत सा मामला नवाज शरीफ साहब के कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो कुछ हुआ है, अब मुस्लिम लीग काफ के साथ उनका अलायंस खराब हो रहा है और वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि हमने अब उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं करनी है। लेट्स सी कि आज के दिन तक क्या डेवलपमेंट होती है, वो भी मसला नहीं करनी है, उन्होंने की ही नहीं है। नहीं, देखिए ना, दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। वो उनका शेयर ज्यादा मांग रहे होंगे, ये कम शेयर दे रहे होंगे, तो उन्होंने उनको कहा होगा कि फिर हम आपके साथ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पार्टी को मैनेज करना है ना। अगर तारिक बशीर चीमा को टिकट नहीं मिलनी और बाकी लोगों को टिकट नहीं मिलनी तो वो क्यों खड़े होंगे आपके साथ, ये सवाल तो आएगा ना जी। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये मसाइल है। अच्छा, फिर आप देखिए लाहौर ही को देख लें, वो जो अफजल खोकर बरादरान है वहां 4 से 5 टिकटें गई हैं। अच्छा, उसके बाद ये शरीफ फैमिली जो है उनके अंदर 4-5 टिकटें चली गई हैं, 5 टिकटें 6 टिकटें गई हैं। तो फैमिली तो लाहौर की जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ खोकर बरादरान है, दूसरी तरफ जो है वो शरीफ बरादरान है। और सबको पता है कि खोकर बरादरान जो है वो किस हद तक जो है शरीफ खानदान के जो घरेलू मामलात है उनमें मदद करता है, उनके सारे किचन वगैरह के मामलात चलाता है। तो ये बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो हमें देखने होंगे। लेकिन मसला ये है कि खास तौर पे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको ये फेस करना पड़ता है। आप पीपल्स पार्टी को देखें, खुर्शीद शाह ने अपनी टिकट भी ली है, अपने दामाद की टिकट भी ली है, अपने बेटे की टिकट भी ली है। और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये बंदरबाट हमें नजर आ रही है। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां को डेमोक्रेटिक तरीके से तो ट्रांसलेट नहीं होती। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर फैमिली कल्चर जो है वो डोमिनेंट रहता है, वो चलता है। लेकिन साथ साथ ये भी देखें कि जो लोग पुराने लोग थे पीटीआई के, वो भी उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। मसलन शफकत महमूद को देखें, उन्होंने भी कहा कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इसकी क्या वजह? क्या अंदर से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी? क्या वो उनके बारे में कुछ दूसरा नेगेटिव इंप्रेशन चल रहा था पार्टी में? जो है नहीं, शफकत महमूद तो देखिए अमली तौर पर पीटीआई 9 मई के बाद छोड़ चुके हैं और वो किसी जगह पर भी उन्होंने आगे पार्टी पॉलिसी के ऊपर या पार्टी के ऊपर अपनी किसी जगह पर पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। तो ये सबको पता था कि शफकत महमूद जो है अब उनका ताल्लुक पीटीआई के अंदर वो नहीं है जो पहले होता था। वो बुनियादी तौर पर उनके एतराजात थे कि ये जो 9 मई को जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, वो उसके हामी नहीं थे। लेकिन पीटीआई ने उनको कंसीडर नहीं किया बतौर कैंडिडेट
और जब कंसीडर नहीं किया तो उनके मुकाबले में सलमान अकरम राजा को जो टिकट मिला है, तो फिर उनको लगा कि जनाब अब वो क्या करेंगे इलेक्शन लड़के आजाद हैसियत से, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। एक वजह ये भी तो बनी है ना, तो वो बहुत से लोग जो है, अब देखिए ना, एक चीज मुझे लगती है टिकटों की तकसीम में, जिन लोगों ने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें की है ना किसी शक्ल में, वो टिकट से महरूम हुए हैं। अच्छा, अब उसमें हुआ क्या, जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने 9 मई की पहले मुजम्मत की है, फिर किसी ने अपने आप को डी एसोसिएट किया पीटीआई के साथ, किसी ने आईपीपी के साथ शमूलियत इख्तियार कर ली है, कोई कहीं चला गया है, कोई भाग गया है। तो वो फिर मुझे लगता है कि शायद पॉलिसी ये थी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग हैं, इनको तो हमने किसी सूरत में टिकट नहीं देना, और ज्यादातर किसी को टिकट नहीं मिला। कोई एक आध मुझे आप बता दें, मुझे नहीं मालूम, तो जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो उसको टिकट मिला हो, तो वो टिकट नहीं दिया। मुमकिन है सलमान भाई, इनमें से कुछ लोग जो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए सेकंड राउंड के अंदर गुंजाइश पैदा की जा सकती है। अच्छा, आखिर में ये मुझे बताएं, किसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि शफकत साहब का भी हमने जिक्र किया, लेकिन जो लोग छोड़ के गए हैं, फर्रुख हबीब वगैरह, उस्मान बुज़दार वगैरह, वो भी दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए, उसकी एक वजह यह है, फर्रुख हबीब का ख्याल था कि आईपीपी की टिकट के ऊपर वो पीएमएलएन के साथ उनके एडजस्टमेंट होगी। जब वो एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो उसके बाद उनके पास कोई चॉइस नहीं था कि वो इलेक्शन लड़े, उनको विड्रॉ ही करना था, क्योंकि आईपीपी की वो पोजीशन नहीं है। इसी तरीके से उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, वो अभी इजाजुल हक ग्रुप के साथ जाके जुड़े थे, उनका ख्याल था कि पीएमएलएन उनको सपोर्ट करेगी, वो सपोर्ट भी नहीं मिल सकी, तो उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन लड़ने का फायदा कोई नहीं है। तो इसलिए बहुत से लोग जो अब विड्रॉ कर रहे हैं, अब देखिए फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी विड्रॉ किया है, क्योंकि वहां पर भी आईपीपी की और पीएमएलएन की एडजस्टमेंट नहीं हो सकी है। तो आईपीपी के बहुत से कैंडिडेट बड़े फ्रस्ट्रेटेड है कि जी हमें जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि जी हमें रास्ता दिया जाएगा, वो रास्ता हमें मिला नहीं है। तो आप देखिएगा कि इस इलेक्शन के बाद आईपीपी के अंदर भी बड़ी तकसीम होगी और कहा जाएगा कि 6-7 सीटों की कुर्बानी देकर ना हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। तो ये बहसें भी होंगी और अब हो रही हैं। इसीलिए फर्रुख हबीब ने भी अपना रास्ता बचाया है, और बाकी लोग, शफकत महमूद ने भी और बाकी लोगों ने भी अपने अपने रास्ते निकाले हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि ये मामला ऐसे चलेगा नहीं जैसे हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मुख्तसरन ये बताएं कि आखिर में ये जो एक इलेक्शनियरिंग का, जैसा आप कह रहे थे पहले भी, एक माहौल होता है, वो अभी तक बन नहीं रहा। कोई जो इलेक्शन कैंपेन, आपको याद है, इस तरह लाहौर में कैंपेन चला करती थी, हम भी जाया करते थे, लेट नाइट भी जलसे हो रहे होते थे, उस तरह की कोई चीज नजर आ रही है अब कुछ? नहीं, अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रही। अब सब लोगों का ख्याल ये है कि कल परसों तक जब लिस्टें फाइनल हो जाएंगी, तो अगले 10-15 दिन जो है ना, वो इलेक्शन का मोमेंटम बनेगा। मैं आपको फिर बताऊं, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन होगा जो इतना ठंडा इलेक्शन होगा, और मैं कोई बड़े जलसे और कोई बड़े जुलूस और कोई बड़ी इलेक्शन कैंपेन नहीं देख रहा। उसकी वजह यह है कि कैंडिडेट अभी तक डाउटफुल का शिकार है। रात में एक महफिल में गया था, वहां 3-4 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने वाले मौजूद थे, और उनका भी बार बार यही सवाल होता था कि यार ये इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। तो एक डाउट तो पहले से मौजूद है वहां। और मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, मुझे लगता यह है कि ये एक स्ट्रेटेजी के तहत अनसर्टेनिटी का जो पुर्जा है ना, ये साथ साथ चलेगा इस इलेक्शन के अंदर, ताकि कोई बड़ी मोमेंटम, बड़ी कैंपेन और बड़ी लहर ना पैदा हो, और एक ठंडे मिजाज के साथ इलेक्शन हो जाए, ताकि हम अपनी मर्जी के नताइज जो है उसको हासिल कर सकें। चलें, इस पे हम नजर रखेंगे, और आप भी नजर रखिएगा और शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।